हेलो बच्चों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्लास 8 का चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, इसके सोर्सेस क्या हैं, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, एसिड रेन कैसे फॉर्म होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और हम किस तरीके से एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें हमारा क्या रोल हो सकता है। और साथ ही मैं एक्सप्लेन करूँगी कि वाटर पोल्यूशन क्या है, उसके क्या सोर्सेज हैं और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं और उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरीके से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो बच्चों, एयर और वाटर के अंदर जब अनवांटेड पॉइजनस सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो इसी को हम पोल्यूशन कहते हैं। अब अनवांटेड पॉइजनस सब्सटेंसेस कौन हुए? जैसे आपको मालूम है कि एयर क्या है, गैसेस का मिक्सचर है, उसमें मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मात्रा में प्रेजेंट होती है। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाए, आर्गॉन और क्या कहते हैं डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन एयर के अंदर बढ़ता है, तो ये एयर पॉल्यूशन कहलाता है। उसी तरीके से वाटर के अंदर डिफरेंट केमिकल्स जब एड ऑन हो जाते हैं जो कि वाटर बॉडीज के अंदर प्रेजेंट एनिमल्स को, प्लांट्स को और उसके अंदर जो कहेंगे कि लिविंग बीइंग प्रेजेंट हैं उनको हार्म पहुंचाता है, तो ये कहलाता है वाटर पोल्यूशन। तो बच्चों, एयर के अंदर हार्मफुल गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स का जब कंटामिनेशन बढ़ जाता है एयर के अंदर तो वो एयर पोल्यूशन कहलाता है। तो सोर्सेस क्या हुए एयर पोल्यूशन के? तो घरों से निकलने वाला धुआं और जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं, काऊ डंग केक को बर्न करते हैं, कोल, केरोसिन ऑयल, इन सब को बर्न करते हैं तो उनसे जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, वो एयर पोल्यूशन कॉज करता है। और जो व्हीकल्स से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जब हम व्हीकल्स को रन कराते हैं, डीजल और पेट्रोल बर्न होता है तो उसमें से जो स्मोक निकलता है उसमें से कुछ हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो कि एयर को पॉल्यूट करती हैं। उसी तरीके से फैक्ट्रीज से निकलने वाला, थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला धुआं, ऑयल रिफाइनरीज से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, स्टोन की क्रशिंग होती है तो उसमें से फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं। जैसे घरों में जो है स्टोन्स लगवाए जाते हैं, पत्थर लगवाए जाते हैं तो उनकी कटिंग की जाती है, उनकी घिसाई की जाती है तो उसमें से बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स जो कि एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो एयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं और वो कहीं ना कहीं एयर को पोल्यूट करते हैं और इसका हार्मफुल इफेक्ट जो है एनिमल्स के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर, दोनों के ऊपर पड़ता है। तो इस तरीके से स्टोन की क्रशिंग से और सीमेंट फैक्ट्रीज में, एस्बेस्टस फैक्ट्रीज में, इन सब से निकलने वाले जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो एयर को पोल्यूट करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलती है, एयरसॉल स्प्रेस से निकलती है, ये भी एयर पोल्यूशन कॉज करती है। स्मोकिंग भी एयर पोल्यूशन को कॉज करती है। फ्यूल्स के लगातार बर्न होने से, जैसे कि मोटर व्हीकल्स के अंदर पेट्रोल और डीजल का बर्न होना और उसी तरीके से ऑयल रिफाइनरीज और फैक्ट्रीज के अंदर फ्यूल्स का बर्न होने से जो है एयर पोल्यूशन कॉज करता है और उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में, एयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है और ये एसिड रेन को भी कॉज करते हैं। ये दोनों ही वाटर से जब रिएक्ट करते हैं तो एसिड फॉर्म करते हैं और ये जब एयर में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, लंग्स को डैमेज करते हैं और ये स्मोक का भी कारण बनते हैं। मीन्स जब एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर ये पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं फॉग के टाइम में तो ये स्मोक की सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। बच्चों, कंबशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब इनकम्प्लीट बर्निंग होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक तरह का पॉल्यूटेंट है और ये फैक्ट्रीज में, होम्स में, मोटर व्हीकल्स में इनकम्प्लीट बर्निंग से बनती है। सिगरेट स्मोक से भी कार्बन मोनोऑक्साइड
गैस प्रोड्यूस होती है और ये जब ब्लड के साथ मिलती है तो ये हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से ये ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है और इसके लगातार इनहेल करने से किसी को भी सफोकेशन हो सकता है और वो डेथ को भी कॉज कर सकता है। उसी तरीके से अगर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्लांट्स की संख्या कम होती जा रही है, एनिमल्स की संख्या बढ़ती जा रही है और हम लगातार फ्यूल्स को बर्न करते जा रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फ्यूल्स के बर्न होने से बनता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करता है और ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है। उसी तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये किससे प्रोड्यूस होती है, जो हम लोग रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं और एयर कंडीशनर से प्रोड्यूस होती है और एरोसोल स्प्रे यूज करने से इसका परसेंटेज एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ता जा रहा है और ये डायरेक्टली ओजोन लेयर को इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है कि ओजोन लेयर है क्या, ये एक तरह की गैस है O3 जब 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो ओजोन लेयर बनती है और ये ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करने के काम में आती है। एटमॉस्फेयर के ऊपर ये लेयर ओजोन की लेयर प्रेजेंट है और ये क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करने का काम करती है। अब क्या होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस क्या करती है, ये डिप्लीशन कर देती है किसका, ओजोन लेयर का, मींस O3 को O2 में कन्वर्ट कर देती है, जिससे क्या होता है कि ओजोन डिप्लीशन होने की वजह से क्या होगा कि अल्ट्रावायलेट रेज फिल्टर नहीं हो पाएंगी, ओजोन लेयर डैमेज हो जाएगी और अल्ट्रावायलेट रेज फिल्टर नहीं होने पाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, लोगों को स्किन कैंसर, कैटरैक्ट और प्लांट्स के अंदर डिस्ट्रक्शन और क्रॉप्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं ये। नेक्स्ट एयर पॉल्यूटेंट है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम शॉर्ट में SPM बोलते हैं। ये डस्ट, स्मोक और फ्लाई एश के फाइन पार्टिकल्स होते हैं और ये एयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं और ये एयर पॉल्यूटेंट का कारण बनते हैं। और ये किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ये ज़्यादातर एयर के साथ बॉडी के थ्रू इनहेल कर लिए जाते हैं, जिससे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। ये फाइन पार्टिकल्स ब्रोंकाइटिस के अंदर और लंग्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी की कम हो जाती है और अस्थमा कॉज करते हैं। उसी तरीके से प्लांट्स की लीफ के ऊपर ये फाइन पार्टिकल्स जब कलेक्ट हो जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम आती है। ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो स्लो डाउन हो जाती है प्लांट्स के अंदर। जब एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं तो बारिश के टाइम में ये वाटर से रिएक्ट हो जाते हैं और SO2 वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 फॉर्म कर लेता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसी तरीके से नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके HNO3 बना लेता है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये जब वाटर के साथ मिलके बरसते हैं तो इसको हम एसिड रेन बोलते हैं। ये एसिड रेन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करती है और एक्वेटिक एनिमल्स को नुकसान पहुंचाती है, ये उनको किल कर देती है। और उसी तरीके से जो है बिल्डिंग्स, स्टैचूज, इनको भी स्लोली डैमेज करती है। एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि एनिमल्स की संख्या बढ़ रही है और वो फ्यूल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ में, व्हीकल्स में, और प्लांट्स की संख्या कम होती जा रही है, फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं क्योंकि एनिमल्स के बढ़ने की वजह से, एनिमल्स की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, या कहें कि ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन बढ़ने से, फॉरेस्ट कम होने की वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो अनस्टेबल हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे कॉज होता है, जब एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ता है तो सन से आने वाली जो हीट होती है
वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हो जाती है। मतलब दिन के टाइम जब सन होता है तो क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि सन रेज जो है वो अर्थ पे आती हैं, और जब इवनिंग होती है तो क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर कूल डाउन होने लगता है। लेकिन क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये हीट जो है वो ट्रैप हो जाएगी। मीन्स इवनिंग टाइम में भी कूलिंग नहीं होगी। मतलब कि सन ना होने पे भी एटमॉस्फेयर के अंदर कूलिंग नहीं होगी। ये हीट जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अर्थ के चारों तरफ का टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगेगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग को भी कॉज करेगा। तो क्या होगा, जो ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन्स के ऊपर जो आइस है, वो सब मेल्ट होने लगेगी, और इनके मेल्ट होने से क्या होगा कि वाटर बॉडीज बढ़ जाएंगे, और जब वाटर बॉडीज बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लैंड एरिया कम होता जाएगा। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्मोकलेस फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, पीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, इस तरह के फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या हो कि ये स्मोकलेस फ्यूल्स हैं और जिसकी वजह से पोल्यूटेंट्स कम होंगे और पोल्यूटेंट्स का परसेंटेज कम हो जाएगा। उसी तरीके से फैक्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज और केमिकल इंडस्ट्रीज, इनसे निकलने वाले वेस्ट को कंट्रोल किया जाना चाहिए, और इनमें भी स्मोकलेस फ्यूल्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए। और एनर्जी के लिए हमें जो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी के ऊपर जाना चाहिए। और हमारा क्या रोल हो सकता है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, कि लीव्स, गार्बेज, पेपर, इन सबको हमें ओपन में बर्न करना नहीं करना चाहिए, और इनको हमें डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देना चाहिए। रिसाइकेबल प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल कर देना चाहिए, और हमें एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के ऊपर, और इसी तरीके से सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब पे डिपेंड होना चाहिए इन कंपैरिजन टू बर्निंग ऑफ फ्यूल, या फ्यूल्स को यूज़ करने के कंपैरिजन में हमें इनके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो इस तरीके से एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जब रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स के अंदर जो प्रेजेंट वाटर है उसमें अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। इसके मेन कॉजेज हैं सीवेज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट। जब अनट्रीटेड सीवेज को, घरों से निकलने वाले अनट्रीटेड सीवेज को वाटर के अंदर डंप कर दिया जाता है तो ये वाटर पोल्यूशन को कॉज करता है। उसी तरीके से जब प्लांट्स के अंदर या क्रॉप्स में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है तो जब रेन होती है तो रेन के साथ में ये केमिकल्स फ्लो होके वाटर के अंदर आ जाते हैं और ये वाटर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। उसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट है और उसको बिना ट्रीट किए हुए अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट को जब वाटर के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो ये वाटर पोल्यूशन का कारण बनता है। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वाटर पोल्यूशन किस तरीके से कॉज करते हैं अब हम इसको समझेंगे कि जब फर्टिलाइजर्स वाटर के साथ फ्लो होके, मींस रेन वाटर के साथ फ्लो होके वाटर बॉडीज के अंदर आ जाती हैं तो क्या होता है कि इनके अंदर फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, एक तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, तो एक्स्ट्रा वाटर के अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट आ जाने की वजह से इसकी अपर लेयर के ऊपर एल्गीज ग्रो हो जाते हैं और ये एल्गीज पूरी वाटर के ऊपर के अपर लेयर को कवर कर लेते हैं और उसके बाद जब ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं तो ये डेड हो जाते हैं और उसके बाद बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करता है। तो जब बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि वाटर के अंदर घुली हुई है इसको कंज्यूम करते हैं और उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन का स्टार्वेशन हो जाता है वाटर के अंदर स्कैसिटी हो जाती है ऑक्सीजन की, जिसकी वजह से क्या होता है इसके अंदर प्रेजेंट एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस ये सब डेड
डेड हो जाते हैं और वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। उसी तरीके से जब पेस्टिसाइड्स का हम यूज़ करते हैं तो ये पॉइजनस केमिकल्स हैं जो कि जो है फील्ड के अंदर क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जब वाटर के साथ में ये वाटर बॉडीज के अंदर आ जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट एनिमल्स और प्लांट्स को ये किल कर देते हैं, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स और एनिमल्स की जो बॉडी है या कहेंगे उनकी हेल्थ को डैमेज करते हैं। उसी तरीके से अनट्रीटेड वेस्ट, जब इंडस्ट्रीज का अनट्रीटेड वेस्ट जब वाटर के अंदर डाला जाता है तो वाटर के अंदर मरकरी, लेड, आर्सेनिक, निकल, कैडमियम ये सारे मेटल्स का अमाउंट आ जाता है, जिसकी वजह से ये एक्वाटिक लाइफ को इफेक्ट करता है, और यहाँ पे प्रेजेंट एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर भी ये मेटल्स आ जाते हैं, मतलब ये इनको कंज्यूम कर लेते हैं। और जब फूड चेन के अकॉर्डिंग यहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स को जब ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करते हैं तो ये उनको डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि पॉइजनिंग, ब्लड पॉइजनिंग, कैंसर, इस तरह की डिजीजेस और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस कॉज करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे गांव और शहर जो गंगा के किनारों पर बसे हुए हैं, वहाँ पे जो पानी है, वहाँ पे जो गंगा रिवर का वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड है, क्योंकि इसमें हम लार्ज क्वांटिटी में गार्बेज थ्रो करते हैं, अनट्रीटेड सीवेज, टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट और डायरेक्टली डेड बॉडीज़ को उसके अंदर थ्रो करते हैं, और मेनी हार्मफुल थिंग्स जैसे कि पूजा में बचा हुआ सामान, पूजा में यूज़ की हुई सामग्री और देवी देवताओं की मूर्तियाँ और जो है डेड पर्सन्स की जो हड्डियाँ हैं और फ्लावर्स, पॉलीथीन बैग्स, इन सब को जो है हम गंगा रिवर के अंदर विसर्जित कर देते हैं, और एनिमल्स को जो है बात करवाते हैं, पीपल खुद वहाँ पे जो है बाथिंग करते हैं और क्लोथ्स को वॉश करते हैं, यूटेंसिल्स को थ्रो कर देते हैं उसके अंदर। तो इस तरीके से अनकंट्रोल्ड वे में जो है हम गंगा रिवर को पोल्यूट करते जा रहे हैं, और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं और वो डेड हो जा रहे हैं, वहाँ के एक्वेटिक लाइफ इफेक्ट हो रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने गंगा एक्शन प्लान के तहत जो है यहाँ पे गार्बेज और अनट्रीटेड सीवेज को फेंकने पे कंट्रोल लगाया है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देवी देवताओं की मूर्तियाँ और जो है अपने पूजा पाठ का सामान गंगा में ना फेंकें और उसको ज़मीन के अंदर दबा दें, और हम उसमें ज़्यादातर सामान ऐसा यूज़ करें जो कि केमिकल युक्त ना हो और वो आराम से डिकम्पोज हो सके सॉइल के अंदर। इस तरह की चीज़ों का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। पॉलीथीन्स को वाटर के अंदर ना फेंकें, पॉलीथीन्स, बॉटल्स, प्लास्टिक्स, इन सब को वाटर के अंदर ना फेंकें। तो इस तरीके से गंगा रिवर के पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के यही सेम मेथड्स हैं कि अनट्रीटेड सीवेज को हमें वाटर के अंदर नहीं फेंकना चाहिए, फार्मर्स को जो है कंट्रोल करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने पे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का कम यूज़ किया जाना चाहिए, और वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, टॉक्सिक वेस्ट है, उनको ट्रीट किया जाना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं जो है यूटिलाइज किया जाना चाहिए। वाटर के अंदर नहीं फेंकना चाहिए, वाटर के अंदर कोई गार्बेज नहीं फेंका जाना चाहिए। तो इस तरीके से वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। वाटर को कंजर्व किया जाना चाहिए। वाटर के अंदर जो है एनिमल्स को बाथिंग, क्लोथ की वॉशिंग, ये सब नहीं की जानी चाहिए। और जो घर में यूज़ किया हुआ वाटर है, जो घर में वाटर यूज़ करते हैं, मतलब यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए या घर के कामों में यूज़ करने के लिए, उस वाटर को जो है गार्डनिंग में या इरिगेशन के लिए इस तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए। इससे वाटर का कंजर्वेशन भी होगा और सीवेज वेस्ट जो है उसका अमाउंट कम होगा वाटर के अंदर, और इस तरीके से वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकेगा।